हेलो दोस्तों, मैं आपका दीपक सर आप सभी का अपने जीनियस क्लब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चनों पर बात की थी, तो उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए हम इस वीडियो में और भी कुछ क्वेश्चनों पर बात करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम सीधे सीधे सवालों पर चलते हैं। तो आइए, तो चलिए, तो हमारा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। क्या कहा गया है क्वेश्चंस पे? आइए बच्चों, इस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और देखते हैं सवाल में क्या कहा गया है। चलिए देखें। P invested ₹2000 at the rate of X% per annum at simple interest for 3 years and Q invested ₹3200 at the rate of X minus 5% per annum at simple interest for 3 years. If the interest received by Q is ₹240 more than that of P, find the value of X. क्या कहा गया है कि P ने 3 सालों के लिए साधारण ब्याज पर X% वार्षिक ब्याज के दर से 2000 रुपये का निवेश किया और Q ने 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर X-5% वार्षिक ब्याज के दर से 3200 रुपये निवेश किया। यदि Q की प्राप्त ब्याज P से 240 रुपये अधिक है तो ज्ञात करना है कि X का मान क्या होगा। यानी सवाल में इस तरीके से कहा जा रहा है दोस्तों कि 2000 रुपये P ने इन्वेस्ट किया है, जहां पर X% पर कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए, और 3200 रुपये Q ने इन्वेस्ट किया है X-5% पर 3 सालों के लिए। और देखा यह गया है कि Q को जो है 240 रुपये अधिक मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज के रूप में। तो चलिए सबसे पहले हम P का ब्याज निकालते हैं कि P का टोटल ब्याज कितना होगा, यानी P का इंटरेस्ट टोटल कितना होगा। तो हम कहेंगे सर P ने 2000 रुपये लगाया था, ठीक, 3 सालों के लिए X% पर, यानी परसेंटेज को तोड़ेंगे तो बाई 100, यानी यहाँ से अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि P ने जो ब्याज पाया है यानी इंटरेस्ट पाया है वो कितना पाया है? 60x पाया है। अब बात करते हैं Q की। अब Q के इंटरेस्ट की बात की जाए तो Q को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, चलो निकाल लिया जाए दोस्तों। Q को कितना इंटरेस्ट मिलेगा तो हम कहेंगे Q ने 3200 रुपये लगाया 3 सालों के लिए, कितने परसेंट पर? X-5% पर, X-5% पर डिवाइडेड बाई क्या? 100। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 0 0 0 कट गया, यानी यहाँ से सॉल्व किया तो क्या मिला? 96x माइनस ₹480, यानी 96x माइनस ₹480। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सवाल में कहा गया है कि Q को जो ब्याज मिलता है यानी इंटरेस्ट मिलता है वो P से 240 रुपये ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि P और Q के बीच जो ब्याज का अंतर है यानी जो इंटरेस्ट का अंतर है वो कितने का है? 240 का। तो सीधे सीधे सवाल के अनुसार हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि ₹96x माइनस ₹480 जो कि Q को ब्याज के रूप में मिले थे, माइनस ₹60x, इन दोनों का अगर हम अंतर करें तो हम कहेंगे हमारे सवाल में 240 के बराबर। यहाँ से अब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 36x इज इक्वल टू 480 उस साइड चली जाएगी, यानी क्या मिलेगा बच्चों? 240 प्लस ₹480, यानी यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 36x इज इक्वल टू ₹720, यानी कितना? 720। तो आप देखोगे यहाँ से रुपीस से रुपीस कैंसिल, 36 से इसे काट दीजिए 20 बार में, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज इक्वल टू 20। यानी x का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। तो x का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ें बहुत ढंग से आपको समझ में आ रही होंगी, इसलिए चीज़ों को बहुत ढंग से देखिए और बहुत ढंग से समझने की कोशिश करिए। धीरे धीरे सवालों का जो लेवल्स है वो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हर एक चीज़ को अच्छे से देखिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हर एक कॉन्सेप्ट दिया था, हर एक चीज़ पे बारीकी से बात की थी, अब उसी सिलसिलों को हम क्या कर रहे हैं? अपने इस पार्ट पर क्या कर रहे हैं? बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए सवाल पढ़ लिया जाए। A invested ₹X in a scheme on simple interest at the rate 20% per annum for 2 years
and B invested rupees Y in same scheme, then the interest got by A is rupees 400 more than that of A after 2 years. If X is 25% more than Y, then find the sum of amount invested by A plus B together. बड़ा अच्छा सवाल दिया गया है। क्या कहा गया है, पढ़ा जाए कि ए ने एक योजना में x रुपए 2 साल के लिए 20% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया और बी ने उसी योजना में y रुपए का निवेश किया, तो a को प्राप्त ब्याज 2 साल बाद b के प्राप्त ब्याज से 400 रुपये अधिक है। तो यदि x y से 25% अधिक क्या करता है, निवेश करता है, तो a और b द्वारा एक साथ निवेश की गई राशि का योग ज्ञात करें। यानी सवाल इस तरीके से कहा गया है दोस्तों कि a जो है क्या करता है, किसी x रुपए को किसी स्कीम पे इन्वेस्ट करता है जो कि 20% पर एनम के रूप में क्या देता है, ब्याज देता है 2 सालों के लिए, और b भी क्या करता है, y रुपए को इन्वेस्ट करता है सेम स्कीम पर, और देखा यह जाता है कि a ने जितना निवेश किया था उसे क्या होता है 400 रुपये अधिक मिलते हैं, जब B भी उसे 2 सालों के लिए उसी ब्याज के दर पर क्या करता है, निवेश करता है। तो पूछा गया है कि A और B दोनों मिलकर टोटल कितना रुपए उस स्कीम में निवेश किए थे। काफ़ी आसान सा सवाल है, चलिए देखें और समझने की कोशिश करें। तो देखिए हमारे सवाल में x की बात हो रही है और y की बात हो रही है, यानी x रुपये निवेश किए गए हैं और y रुपये निवेश किए गए, और सवाल में ये कह दिया गया है कि जो x की वैल्यू है वो 25% अधिक है किससे, y से। और आपने परसेंटेज में पढ़ा भी है कि अगर x की वैल्यू 25% ज़्यादा है y से, तो अगर मैं y को 100 यूनिट मान लूँ, अगर मैं y को 100 यूनिट मान लूँ, तो आप खुद बताओ बच्चे x की वैल्यू कितनी होगी, 25 यूनिट। यानी प्रिंसिपल का जो रेशियो आ रहा है वो अगर हम सॉल्व करें तो वो कितने के बराबर आएगा, 5:4 के बराबर है। यानी x जो है वो 5 यूनिट निवेश करता है और y जो है वो 4 यूनिट निवेश करता है। x जो है वो 5 यूनिट निवेश करता है और y जो है 4 यूनिट निवेश करता है। और सवाल में इस तरीके से कहा गया है दोनों ने 2 सालों के लिए 20% पे निवेश किया, तो हमारा ब्याज कितना होगा, यानी इंटरेस्ट कितना होगा। तो हम कहेंगे 5 इंटू 2 इंटू 20%, और यहाँ से अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा। चलिए अगर मैं इस परसेंटेज को हटा दूँ तो हमारा काम हो जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम करते हैं बाई क्या होगा 100, और यहाँ पर कितना होगा, तो हम कहेंगे 4 इंटू 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखा जाए क्या मिलेगा। तो यहाँ से कट गया, यानी ये कट गया, यानी यहाँ से यहाँ कट गया, यानी इसे इंटरेस्ट कितना मिलता है 2 यूनिट। और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 8/5, यानी अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 1.6 यूनिट। यानी x पर जब हम निवेश करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो 2 यूनिट, और जब हम y पर निवेश करते हैं तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना है 1.6 यूनिट। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितने का है 2 माइनस 1.6 की जो वैल्यू है हमारे सवाल में सीधे सीधे कह दी गई है 400 के बराबर। क्योंकि सवाल में कहा गया है कि a को यानी a को x में जो निवेश की हुई ब्याज होती है वो y से निवेश की हुई ब्याज से कितना ज़्यादा मिलता है, 400 रुपये ज़्यादा मिलता है। तो 0.4 की वैल्यू अगर 400 होगी तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, तो हम कहेंगे 400/4, और 10 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी यहाँ से अगर हम काट दें तो 100, यानी हमारी वैल्यू कितने के बराबर आ गई 1000 के बराबर आ गई। यानी 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1000 होगी तो दोनों ने मिलकर कितना निवेश किया था, तो हम कहेंगे सर दोनों ने मिलकर 4 + 5 9 यूनिट निवेश किया था। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा आंसर होगा कितना 1000 इंटू 9, यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, दैट इज इक्वल टू 9000 के बराबर आएगा। यानी हमारा आंसर कितने के बराबर आएगा, दैट इज 9000 के बराबर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। मैं सवाल को फिर से आपके लिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। सवाल में क्या कहा गया था, ए ने 2 स्कीम में निवेश किया था, एक स्कीम में निवेश किया था
जहां पर x रुपए निवेश किए गए थे और y रुपए निवेश किए गए थे। अब कहा गया है कि x में जो रुपए निवेश किए गए हैं वो y से 25% ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर y पर 100 यूनिट लगाया जाएगा तो x पर कितना लगेगा, 125 यूनिट। तो अब इन दोनों का जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, 5:4 के बराबर। तो चलिए सीधे सीधे इंटरेस्ट निकाल देते हैं कि x रुपए पर टोटल जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना यूनिट है, 2 यूनिट, और y रुपए पे जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो कितना है, 1.6 यूनिट। अब सवाल के अनुसार ये कहा गया था कि a को जो है 400 रुपये ज़्यादा मिलते थे किससे, b से, किसके रूप में, ब्याज के रूप में यानी इंटरेस्ट के रूप में। तो 2 में से 1.6 माइनस किया बराबर कितना, 400। तो 0.4 यूनिट की वैल्यू 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1000। और पूछा गया था दोनों मिलकर कितना निवेश किए हैं, तो 5 + 4 क्या होगा, 9। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 9000। यानी हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो देखिए सवाल बड़े आसान होते हैं दोस्तों, अगर आप सवाल को ढंग से समझें और करने की कोशिश करें तो। ठीक है, मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, लॉजिक्स पकड़िए, कॉन्सेप्ट पकड़िए, और मैंने इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो पर दिया हुआ है। अगर कोई स्टूडेंट, अगर कोई विद्यार्थी डायरेक्ट यहाँ से इस वीडियो को देख रहा है और अगर उसे कहीं कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उन्हें देख सकते हैं, जिससे कि चीज़ें और भी बेहतर ढंग से आपको क्या हो, क्लियर हो, कि कहीं भी आपको कोई डाउट ना। चलिए देखें क्या क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों। A certain sum was invested by a person on simple interest at 5% per annum. After 6 months, he again made an investment of the same amount on simple interest at 6% per annum. After a certain period of time, the amount received from both the investment are equal, which is 9200. Find the sum he has invested in each statement. बड़ा बेहतरीन क्वेश्चंस है और बहुत ढंग से इस क्वेश्चंस को हम समझेंगे, कहा क्या गया है। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा विस्तार रूप से मैं समझाता हूँ कि क्वेश्चंस में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा एक निश्चित राशि 5% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। 6 महीने के बाद उसने फिर से उसी राशि का 6% वार्षिक ब्याज के दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया। एक निश्चित अवधि के बाद दोनों निवेशों में एक समान राशि प्राप्त करते हैं जो कि 9200 रुपये है। तो प्रत्येक निवेश में उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात करें। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हम इस चीज़ को समझें कि कहा क्या गया है कि एक व्यक्ति ने 2 जगह पे निवेश किया है और दोनों पर जो निवेश किया है उनके बीच का जो अंतर है यानी जो समय का डिफरेंस है वो कितने का है, 6 महीने का है। जो समय का डिफरेंस है वो कितने का है, 6 महीने का है। ठीक, यानी 6 महीने का है। यानी अगर हम इसको ईयर में बदल दें तो क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। यानी 6/12, यानी अगर हम यहाँ से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 ईयर्स। यानी 6/12, यानी अगर हम यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.5 ईयर। यानी दोनों इन्वेस्टमेंट के बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितने का है, 0.5 ईयर्स का है। दूसरी बात, उसने दोनों जगह पर समान राशि यानी सेम प्रिंसिपल यानी सेम मूलधन क्या किया था, इन्वेस्ट किया था। तो इसका मतलब यह है कि उसे दोनों जगह पे अगर इक्वल अमाउंट यानी बराबर मिश्र धन मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों जगह पर उसने जो पैसा लगाया है वहाँ से जो टोटल इंटरेस्ट यानी टोटल जो ब्याज मिल रहा है दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से सीधे सीधे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि यहाँ पे हमारा रिलेशंस क्या मिलेगा। तो सबसे पहले उसने P रुपए मान लेते हैं इन्वेस्ट किया था और वो T1 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया था और हम मान लेते हैं कितने % पर किया गया था, तो 5%। ठीक है, अब वही राशि यानी फिर उसने P रुपए ही इन्वेस्ट किया है कितने सालों के लिए, T2 सालों के लिए, और कितने % पर, 6% पे। और जैसा कि हम जानते हैं
कि हमें यहाँ से अमाउंट दोनों ही सम पर यानी दोनों ही प्रिंसिपल पर यानी मूलधन पर बराबर मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों जगह से उसे क्या मिल रहा था, इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा था। तो हम सीधे सीधे इक्वल इंटरेस्ट यानी बराबर ब्याज मिल रहा था, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं P इंटू टी इंटू 5% जो यानी पहला जो ब्याज है और P इंटू टी टू इंटू 6% दूसरा जो ब्याज है, दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो अब आओ सॉल्व कर लेते हैं। ये कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, T1 इस टू T2 की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी, 6:5। यानी T1 की जो वैल्यू है वो 6 यूनिट है और T2 की जो वैल्यू है वो 5 यूनिट है, ठीक। और हमें ये पता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी, वो कितने महीने के बराबर था, 6 महीने के बराबर था। तो हम कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू अगर 0.5 ईयर्स है, तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों कि अगर 1 यूनिट की वैल्यू 0.5 ईयर्स है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3 साल, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 2.5 ईयर्स। यानी उसने जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो कितने सालों के लिए किया था, 3 सालों के लिए। उसने जो दूसरा इन्वेस्टमेंट किया था यानी निवेश किया था, कितने सालों के लिए किया था, 2.5 ईयर्स के लिए निवेश किया था। अब आइए हम अपने क्वेश्चंस में चले। अब हमें टाइम पता चल चुका है, तो अगर मैं पहले इन्वेस्टमेंट को ले लूँ, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, अगर मैं पहले इन्वेस्टमेंट को ले लूँ और अगर आपसे पूछूं कि अमाउंट परसेंटेज में क्या होगा, तो आप कहेंगे प्रिंसिपल तो सर 100% था, प्रिंसिपल तो सर 100% था, और 3 सालों के लिए हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला वो कितना परसेंट मिला है, 5%। यानी टोटल जो हमारा अमाउंट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 115%, जिसकी वैल्यू हमारे सवाल में कितनी कही गई है, 9200। यानी 115 यूनिट की वैल्यू जो है 115% यानी 115% की वैल्यू कितनी है, 9200 यानी 9200। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, यानी यहाँ से अगर हम करते हैं तो क्या मिलेगा, 9200 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100, 9200 डिवाइडेड बाई 115 इंटू 100। यानी यहाँ से अगर आप काट दें तो ये कट जाएगा कितने बार में, 80 बार में। यानी हमारा जो आंसर होगा वो कितने के बराबर होगा, 8000 रुपये के बराबर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी जो उस व्यक्ति ने दोनों जगह पे जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, तो हम कहेंगे 8000 रुपये का इन्वेस्टमेंट उसने दोनों जगह पे किया था। यानी उसने जो टोटल निवेश किया था दोनों अलग अलग जगह पर, वो कितने रुपए की राशि निवेश की थी, तो हम कहेंगे 8000 रुपये की राशि उसने क्या की थी, निवेश की थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि हमारे सवाल में उसने बराबर इन्वेस्टमेंट किया है और कंडीशंस के अनुसार उसे क्या मिल रहा है, बराबर अमाउंट मिल रहा है। यानी उसने बराबर मूलधन लगाए थे और कुछ सालों के बाद पहले स्कीम और दूसरे स्कीम में मिलाकर उसे बराबर क्या मिल रहे थे, मिश्र धन मिल रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो इंटरेस्ट होगा दोनों कंडीशन में आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमने यहाँ से T1 और T2 का रेशियो निकाला तो हमें क्या मिला, 6/5। और हमें पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 का था, जिसकी वैल्यू हमें पता है 6 महीने थे यानी 0.5 ईयर्स थे। तो हमने यहाँ से निकाल लिया कि उसने पहला इन्वेस्टमेंट कितने सालों के लिए किया था, 3 सालों के लिए। तो दूसरा इन्वेस्टमेंट कितने के लिए किया है, 2.5 ईयर्स के लिए। अब आप चाहें तो 3 साल को भी लेकर बना सकते थे, और अगर आप चाहें तो 2.5 ईयर्स को भी लेकर बना सकते थे। मैंने क्या किया, पहले इन्वेस्टमेंट को लेकर बनाया। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया है कि प्रिंसिपल को हम क्या कर सकते हैं, 100% मान सकते हैं। तो 100% हमने इन्वेस्ट किया था और 3 सालों के लिए 5% करके मिला था, यानी टोटल कितना मिला था, 115%। और 115% की वैल्यू कितनी है, 9200। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो हमारा आंसर कितना आया था, 8000। यानी इस तरह के सवाल जब एग्जामों में आए तो एकदम घबराना नहीं है, ढंग से सवाल को पढ़ना है और सवाल पढ़ते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए, इन सब सवालों पर आपका कॉन्सेप्ट, आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए पढ़ा जाए।
A certain sum of money become rupees 1200 in 5 years and rupees 1650 in 8 years with a certain rate of interest invested on simple interest. Find the rate of interest per annum. एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज के दर से 5 साल में 1200 रुपये और 8 साल में 1650 रुपये हो जाती है, तो पूछा गया है कि वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, यानी हमारा रेट परसेंट यानी वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो चलिए सवाल बनाते हैं और सवाल को समझते हैं। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइम और यहाँ पे ले लेता हूँ अमाउंट। चलिए, हमने कुछ पैसा निवेश किया था जो कि 5 सालों में टोटल हमें जो अमाउंट यानी मिश्रधन जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1200 रुपये। यानी हमने कुछ पैसे को लगाया था एक निश्चित ब्याज पर, यानी हमने किसी प्रिंसिपल को इन्वेस्ट किया था एक सर्टेन रेट पर, जो कि 5 इयर्स यानी 5 साल में हमें जो टोटल अमाउंट यानी मिश्रधन दे रहा है वो कितना दे रहा है, 1200। और वही जब 8 साल हो जाती है तो उसी राशि पर यानी उसी प्रिंसिपल पर अब जो हमें अमाउंट मिलता है वो कितना मिलता है, 1650। तो अब मैं किसी बच्चे से अगर कहूँ कि मुझे एक बात बताओ बाबू, मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि हमारा इस 3 साल के अंदर हमारा जो रुपए है वो 1200 से 1650 हो गया, यानी यहाँ से यहाँ जो 450 रुपये बढ़े होंगे वो हमारा क्या बढ़ा होगा। तो वो कहेगा सर प्रिंसिपल में तो कोई चेंज आता नहीं सर, तो इसका मतलब ये है कि इस 3 साल में जो हमारा बढ़ा होगा वो क्या बढ़ा होगा, इंटरेस्ट। यानी मैं कह सकता हूँ कि इस 3 साल में जो उस व्यक्ति को अधिक अमाउंट मिल रहा है, जो वो व्यक्ति ज़्यादा पैसा पा रहा है, वो क्या है, बढ़ा हुआ इंटरेस्ट। यानी हम कह सकते हैं कि 3 साल का इंटरेस्ट कितना है, 450। अब अगर मैं कहूं कि 3 साल का इंटरेस्ट अगर 450 है तो मुझे आप एक बात बताओ दोस्तों, 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 1 ईयर्स। तो हम कहेंगे 450 डिवाइडेड बाई 3, यानी हमारे 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 150 रुपये। चलिए, तो 1 साल का इंटरेस्ट हमें मिल चुका है। अब मुझसे पूछी गई है ब्याज की दर, और मैं चाहूँ तो 5 साल को भी लेकर बना सकता हूँ, मैं चाहूँ तो 8 साल को भी लेकर बना सकता हूँ, आपकी मर्जी, आप जिससे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो अगर 1 साल का ब्याज अगर 150 है तो मुझे ये बताइए 5 साल का ब्याज कितना होगा दोस्तों। तो आप कहेंगे इंटू 5 यानी 750 रुपये। यानी 5 साल में जो हमें ब्याज मिलता है वो कितने रुपए के बराबर है, 750 रुपये के बराबर है। यानी इन 5 इयर्स जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो 750 के बराबर है। तो हम चाहें तो अपना यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो हमें जो अमाउंट मिल रहा था 5 साल में वो कितने के बराबर था, 1200 के बराबर था। तो 1200 यानी 1200 माइनस हमें 5 साल में जो इंटरेस्ट मिला था वो कितने के बराबर था, 750 रुपये के बराबर था। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितने के बराबर था, 450 रुपये के बराबर था। यानी अब मेरे पास प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, 1 साल का ब्याज है, समय है। तो मुझसे क्या पूछी गई थी, ब्याज की दर। तो चलिए ब्याज की दर निकाल लेते हैं, क्या मिलेगा दोस्तों। तो मैं कहूँगा 150 रुपये मुझे ब्याज के रूप में मिल रहे हैं जब मैं 450 रुपये को लगाता हूँ कितने सालों के लिए, 1 सालों के लिए निवेश करता हूँ। यानी 150 रुपीज़ मुझे इंटरेस्ट के रूप में मिल रहा है जब मैं 450 रुपीज़ को क्या करता हूँ, 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ ये कट गया, और 100/3 का मतलब क्या होता है, 33.33%। यानी ब्याज की जो दर रही होगी वो कितने % के बराबर रही होगी, 33.33% के बराबर रही होगी, यानी 33.33% के बराबर रही होगी। उम्मीद करता हूँ समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, एक एक चीज़ ढंग से क्लियर हो रही है, क्योंकि आपने बार बार पढ़ा है कि साधारण ब्याज में जब तक कुछ कहना दिया जाए, प्रिंसिपल में कभी भी कोई चेंज नहीं होता। साल दर साल जो बढ़ता है वो क्या बढ़ता है, ब्याज बढ़ता है। तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चनों को आगे रखते हुए हम अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं फिर से इस तरह के क्वेश्चन। कहा गया क्वेश्चन में देखा जाए दोस्तों,
A certain sum of money become rupees 1900 in 7 years and rupees 2100 in 9 years with a certain rate of interest invested on simple interest. Find the rate of interest per annum. एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज के दर से 7 साल में 1900 रुपये और 9 साल में 2100 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करिए। यानी सीधे सीधे उसी क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं। तो चलिए सवालों को बनाते हैं। तो यहाँ पे है हमारे पास टाइम यानी समय और यहाँ पर है हमारे पास अमाउंट। तो चलिए देखें क्या कहा गया है। 7 साल में जो हमारा प्रिंसिपल है यानी मूलधन है वो 1900 रुपये हो जाता है और 9 सालों में यही कितने रुपए के बराबर हो जाता है, 2100 रुपये के बराबर हो जाता है। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बताओ दोस्त कि इस 2 साल में हमारा कितना रुपए ब्याज के रूप में बढ़ा होगा, तो आप कहेंगे सर हमारा जो ब्याज जो बढ़ा होगा इन 2 सालों में 200 रुपये बढ़ा होगा। यानी ये 2 साल का अगर हमें ब्याज मिलता है यानी 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो 200 है, तो मुझे ये बताइए 1 ईयर का कितना होगा। तो 1 ईयर का मैं कहूँगा 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी 100 रुपये। अब मैं चाहूँ तो 7 को लेकर बना सकता हूँ, अब मैं चाहूँ तो 9 को लेकर बना सकता हूँ, यानी 7 साल या 9 साल में से किसी एक को लेकर बना सकता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ इंटरेस्ट, तो मैं ले लेता हूँ इंटरेस्ट 7 सालों में कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 7 सालों में इंटरेस्ट जो होगा वो 700 रुपये, यानी 7 सालों में जो इंटरेस्ट होगा वो कितने के बराबर होगा, 700 रुपये के बराबर होगा। जी बिल्कुल। अब 700 रुपये अगर हमारा इंटरेस्ट है दोस्तों यानी ब्याज है और 7 सालों में हमें जो कुल मिश्र धन यानी अमाउंट मिल रही है वो कितना है, 1900 है। तो मुझे आप एक बात बताओ, तो हमने कितना रुपये इन्वेस्ट किया होगा यानी हमारी प्रिंसिपल कितनी रही होगी। तो हम कहेंगे सर हमें अमाउंट जो मिलता है वो 1900 मिलता है और हमारा जो इंटरेस्ट है वो 700 है। इसका मतलब ये है कि सर हमने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो कितने के बराबर था, 1200 रुपये के बराबर था। यानी हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमारे सवाल में कितने के बराबर है, 1200 के बराबर है और हमें 1 साल का इंटरेस्ट कितना मिलता है, 100 रुपीज़। तो चलिए सीधे सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देते हैं, यानी ब्याज की दर क्या होगी। तो हम कहेंगे 100 रुपये इंटू 100। जब हमने कितना लगाया था, 1200 रुपये इंटू 1, यानी यहाँ से करेंगे तो 0 0 0 0 कैंसिल, ये कट गया और 100/12 का मतलब होता है 83.33%। ये सब मैंने आपको पढ़ाया है। जिस बच्चे ने अभी तक परसेंटेज का वीडियो नहीं देखा, जिन्हें कैलकुलेशन नहीं पता है, आप हमारे परसेंटेज वाले वीडियो पे जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से आप वर्बली यानी बिना पेन लगाए आप कैलकुलेशन परसेंटेज का कर सकते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी। यानी सी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी ब्याज की दर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगी वो कितने के बराबर होगी, 8.33% के बराबर होगी। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी दोस्तों। तो चलो सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। आइए देखा जाए, तो चलिए पढ़ा जाए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है दोस्तों। A man invested rupees 18,000 into 2 parts on simple interest. He invested his first part at the rate 8% per annum for 5 years and second part at the rate 10% per annum for 6 years. On both the part he get equal simple interest. Find the money invested on the first part. एक आदमी ने साधारण ब्याज पे 18,000 रुपये को 2 भागों में निवेश किया। उसने अपना पहला भाग 8% वार्षिक ब्याज के दर से 5 साल के लिए और दूसरा भाग 10% वार्षिक ब्याज के दर से 6 साल के लिए निवेश किया। तो दोनों हिस्से पर उसे समान साधारण ब्याज मिलता है। तो पूछा गया है कि पहले भाग पर निवेश की गई राशि क्या है। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ ही रहा है कि कहा इस तरीके से गया है कि 18,000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है और 2 जगह पर निवेश की गई है, अलग अलग ब्याज के दर से और अलग अलग समय पर। और दोनों ही कंडीशंस में उसे क्या मिल रहे हैं, समान ब्याज मिल रहे हैं। तो पूछा गया है कि पहले भाग पर उसने कितने रुपए लगाया होगा। सबसे पहले हम इस सवाल को बहुत बेसिक से जाएंगे और बेसिक से समझेंगे किस तरीके से क्या है, और फिर इसी सवालों को बनाने का जो एग्ज़ाम वाला तरीका होगा जो कि आप दीपक सर के साथ सीखते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे।
तो चलिए देखें, सबसे पहले हम इस सवाल को एकदम बेसिक से आते हैं और आसानी से समझते हैं। मेथड 1, 18,000 रुपये यानी 18,000 रुपीज़ को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो मान लेते हैं पहला अगर x होगा तो दूसरा कितना होगा, तो हम कहेंगे 18,000 माइनस x होगा। ठीक, पहले वाले का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, यानी ब्याज की दर जो थी वो कितने परसेंट थी, 8%। और दूसरे वाले की जो ब्याज की दर थी वो कितना परसेंट थी, 10%। पहले वाले को जो इन्वेस्ट किया गया था वो कितने सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया था, तो हम कहेंगे सर 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया गया था। और दूसरे वाले को जो है वो इन्वेस्ट किया गया था कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया था। अब सवाल में इस तरीके से कहा गया है कि दोनों के ऊपर जो साधारण ब्याज यानी जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है वो आपस में क्या है, बराबर हैं। तो चलिए हम यहाँ से निकाल लेते हैं कि x के ऊपर 8% पर 5 सालों के लिए जो हमें क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट मिल रहा है, और 18,000 रुपये के ऊपर 18,000 माइनस x इंटू कितने परसेंट पे, 10% पर कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए, डिवाइडेड बाई 100, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप देखोगे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिए, कट गया 2 बार में, 2 से काट दीजिए ये 4, फिर 2 से काट दीजिए और यहाँ क्या मिलेगा 3। तो हमें यहाँ से क्या मिला, 2x इज इक्वल टू ₹54,000 माइनस 3x। तो आप 3x को इस साइड लेकर आते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 5x की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 54,000। ठीक, तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से अगर आप करेंगे तो 54,000 डिवाइडेड बाई कितना दोस्तों, 54,000 डिवाइडेड बाई कितना दोस्तों, बाई 5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 10800। यानी पहले पार्ट पर उस व्यक्ति ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने के बराबर है, तो हम कहेंगे 10,800 के बराबर है। ये वो बेसिक तरीका हो गया जो कि आप किताबों में देखते हैं, जो कि हमें सवाल समझने में क्या करती हैं, मदद करती है। अब इसी सवाल को जब बड़े लेवल पे हम ले जाते हैं, यानी इसी चीज़ को जब हम 3 पार्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या 4 पार्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप एक चीज़ समझ पा ही रहे हैं कि इस तरीके से अगर हम सवालों को करते हैं, सवाल तो डेफिनेटली बनेगा, पर क्योंकि एग्ज़ाम में हमारा समय भी महत्वपूर्ण है, तो उस तरीके से भी हमें सवाल को देखना होगा कि किस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अब इसी का दूसरा मेथड देखते हैं कि किस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक मेथड जाना कि बेसिक मेथड से हम सवाल को किस तरीके से बना सकते हैं। आइए तो दूसरा मेथड देखें क्या है। देखिए जैसा कि सवाल में कहा गया है, अगर मैं 2 पार्ट लेकर बात करूं, यानी अगर आप अपने पैसे को 2 पार्ट पर बांटते हैं, अगर आप अपने पैसे को 2 पार्ट पर बांटते हैं, यानी पहले पार्ट P1 रुपये प्रिंसिपल और दूसरा P2, इसको आप क्या करते हैं, R1% पर लगाते हैं और दूसरे को R2%। इसे आप T1 ईयर्स के लिए लगाते हैं और इसे आप T2 ईयर्स के लिए लगाते हैं, और दोनों पर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है वो आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें यहाँ से क्या फॉर्मूला यानी क्या लॉजिक मिलता है वो जान लें। तो हम जैसा कि जानते हैं P1 इंटू R1% इंटू T2 इज़ इक्वल टू T2, यहाँ T1 होगा, इंटू R2% इंटू T2 लिखा। तो अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, तो P1 बाई P2 की जो वैल्यू आएगी वो कितने के बराबर आएगी, तो हम कहेंगे R2 इंटू T2 बाई R1 इंटू T1। यानी अब अगर मैं इसे सजा के लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ कि जब मैंने पैसे को 2 पार्ट पर डिवाइड किया है, जहाँ पर प्रिंसिपल P1 एंड P2 है और हमारा इंटरेस्ट इक्वल है, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, P1 और P2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 बाई P1, देखिए ये नीचे की ओर है, 1 बाई R1 इंटू T1 इस टू 1 बाई R2 इंटू T2।
1/r1 इंटू T1 1/r2 इंटू T2। यानी जब आप अपने पैसे को दो पार्ट पर इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरेस्ट इक्वल है तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। तो प्रिंसिपल का रेशियो होगा P1 इक्वल टू 1/r1 इंटू T1 इज टू P2 इक्वल टू 1/r2 इंटू T2। और इसी चीज़ को अगर आप तीन पार्ट पे इन्वेस्ट करते हैं, तीन पार्ट पर इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट तीन पार्ट पे इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट अगर इक्वल, तीन पार्ट पर इन्वेस्ट करते हैं और इंटरेस्ट अगर इक्वल है तो अगर आपसे पूछा जाए P1 इज टू P2 इज टू P3 की वैल्यू क्या होगी तो आप किस तरीके से सवाल को सॉल्व करेंगे। 1/r1 इंटू T1 इज टू 1/r2 इंटू T2 इज टू 1/r3 इंटू T3। इसी तरीके से ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा दोस्तों। अगर इसी चीज़ को चार पार्ट पे इन्वेस्ट किया जाए या इसी चीज़ को पांच पार्ट पे इन्वेस्ट किया जाए तो सबसे पहले हमने लॉजिक को जाना कि इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो हम किस तरीके से करते हैं। अगर हम दो पार्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है 1/r1 इंटू T1 इज टू 1/r2 इंटू T2। अगर तीन पार्ट पे करते हैं तो क्या आता है 1/r1 इंटू T1 इज टू 1/r2 इंटू T2 इज टू 1/r3 इंटू T3 और ये सिलसिला चलता जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लॉजिक समझ में आया होगा किस तरीके से ये है। तो अब इस सवाल को चलिए अब हम अपने दूसरे मेथड से बना दें। सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि किस तरीके से ये चीज़ें आती हैं। तो आइए सवाल को भी देखें। चलिए देखिए, तो देखिए मेथड 2, 18,000 रुपये को दो भागों में बांटा गया। यहाँ पे इंटरेस्ट इक्वल है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे P1 इज टू P2। तो पहले पार्ट पर क्या था 1/, पहले पार्ट पे क्या था 1/, कितना कितने पे इन्वेस्ट किया गया था 8% पे इन्वेस्ट किया गया था 5 सालों के लिए इज टू 1/, दूसरा कितना था 10% पे इन्वेस्ट किया गया था 6 सालों के लिए। तो अब अगर मैं यहाँ से करूँ तो ये क्रिस क्रॉस हो जाएगी और ये इधर चला जाएगा, यानी कितना कितना मिलेगा। तो यहाँ से करेंगे तो 60 और यहाँ से करेंगे तो 40। मैं काम करता हूँ दोस्तों, मैं 0 0 ही काटता हूँ और फर्दर काटता नहीं हूँ, इसलिए क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो हमारा रेशियो क्या आएगा 6:4 आएगा और 6:4 को जोड़कर हमें टोटल क्या मिल जाएगा 10 के बराबर वैल्यू मिल जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि पहले पार्ट पे जो हमने इन्वेस्ट किया है वो 6 यूनिट है और दूसरे पार्ट पे जो हमने इन्वेस्ट किया है वो 4 यूनिट है और इन दोनों को जोड़कर हमारे सवाल में कितने के बराबर है। तो हम कहेंगे हमारे सवाल में ये जो वैल्यू है ये 18,000 रुपये के बराबर है। यानी पहले पार्ट पे जो हमने इन्वेस्ट किया वो कितना है 6 यूनिट, दूसरे पार्ट में हमने जो इन्वेस्ट किया वो कितना है 4 यूनिट और दोनों पर मिलाकर जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है अगर रुपए में बात की जाए तो कितने के बराबर है 18,000 के बराबर है। तो 10 यूनिट बराबर 18,000 यानी 18,000, तो 1 यूनिट बराबर कितना मिलेगा तो हम कहेंगे 1800। तो हमसे पहला पार्ट पूछा गया है तो इंटू रुपीज़ 1800 अगर हम कर दें तो हमारा आंसर कितने के बराबर आ जाता है। तो हमारा आंसर आ जाता है 10,800 के बराबर। यानी इस तरह के जब क्वेश्चंस एग्जामों में आए तो आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे सवाल बनाने में आपको क्या मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। अभी हमने इस सवाल पर जो बात की देख लीजिए, ये 2 लेवल पे बात की। इसी चीज़ को कभी कभी एग्ज़ामों में 3 लेवल पर दिया जाता है, इसी चीज़ को एग्ज़ामों में कभी कभी 4 लेवल पर भी दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए इसी तरह के सवालों को और देखा जाए जो एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए पढ़ा जाए क्या कहा गया है। A man invests ₹13,000 into 3 parts on simple interest. He invested his first part at the rate 5% per annum for 6 years, second part at the rate 4% per annum for 5 years, and third part at the rate 10% per annum for 4 years. On each part he get equal simple interest. Find the money invested on third part. कहा गया है एक आदमी ने साधारण ब्याज पर 13,000 रुपये को 3 भागों में निवेश किया। चलो ठीक है। अब उसने अपना पहला भाग 5% वार्षिक ब्याज के दर से 6 साल के लिए, दूसरा भाग 4% वार्षिक ब्याज के दर से 5 साल के लिए और तीसरा भाग 10% वार्षिक ब्याज के दर से 4 साल के लिए निवेश किया। तीनों हिस्से पर उसे समान साधारण ब्याज मिलते हैं।
तो तीसरे भाग पर निवेश की गई धनराशि क्या होगी। यानी जिस तरह के क्वेश्चंस को थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जो कि 2 पार्ट पे डिवाइड की गई थी, अब इसी क्वेश्चंस पे क्या कहा गया है, उसी लॉजिक से इस पे कितने पार्ट पे डिवाइड की गई है, 3 पार्ट पे डिवाइड की गई है। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने सवाल को बनाते हैं। तो क्या आएगा बच्चों, 13,000 रुपये थे जिसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी P1 S2 P2 S2 P3। तो चलिए अब हम सीधे सीधे रेशियो निकाल लेते हैं। क्या मिलेगा, 1 बाई, पहला पार्ट जो है कितने परसेंट पे किया गया था, 5% पर, कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए। फिर 1 बाई, दूसरा पार्ट कितने पे था, 4% पे था, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। और तीसरा पार्ट 1 बाई 10% पे था, कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए। तो चलिए सॉल्व किया जाए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 बाई 30, 1 बाई 20 इस टू 1 बाई 40। तो 0 0 0 कैंसिल। तो हमें यहाँ से क्या मिला दोस्तों, हमें यहाँ से मिला क्या, 1 बाई 3 इस टू 1 बाई 2 इस टू 1 बाई 4। जैसा कि आप जानते हो कि अगर ये चीज़ें रेशियो में हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले पार्ट का यानी डिनोमिनेटर यानी हर का क्या लेते हैं, लॉसो लेते हैं। यानी 2 3 4 का लॉसो ले तो 12। तो यहाँ से अब 12 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 बाई 3 इंटू 12, 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू 1 बाई 4 इंटू 12। तो हमारा ये जो डेटा है ये होल नंबर में आ जाता है। यानी अब जो डेटा है वो कितने के बराबर आएगा, तो हम कहेंगे 4:6:3। यानी पहले पार्ट पर जो कि राशि लगाई गई है वो कितना यूनिट है, वो 4 यूनिट है। दूसरे पार्ट पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो कितना यूनिट है, 6 यूनिट है। और तीसरे पार्ट पे जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है वो कितने यूनिट के बराबर है, 3 यूनिट्स के क्या है, बराबर। तो अब अगर हम यहाँ से निकालें तो इन तीनों को जोड़कर हमारे सवाल में कितने के बराबर कही गई है, 13,000 रुपये के बराबर कही गई। तो 4 + 6 10 + 3 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू 13,000, यानी 13 यूनिट की वैल्यू अगर 13,000 है तो आप खुद बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अगर 13 यूनिट की वैल्यू 13,000 है, यानी 13 यूनिट की वैल्यू अगर 13,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1,000। तो हमसे तीसरा पार्ट पूछा गया है तो इंटू ₹1,000 हम कर देंगे। तो हम कहेंगे कि हमने जो तीसरे पार्ट पर अपने पैसे को लगाया था वो कितने के बराबर है, 3,000 रुपये के बराबर है। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप समझ पा रहे हैं कि एग्ज़ामों में जो क्वेश्चंस बनते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस बनाया जाता है दोस्तों, कि आप अगर लॉजिक जानते हो तो इन सब सवालों को बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ढंग से देखिए, ढंग से चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। हम धीरे धीरे सवालों के लेवल्स को बढ़ाते हुए ही बात कर रहे हैं कि जहाँ पर पहले आप एक सवाल पे अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानते हैं और फिर दूसरे सवाल पर उसी चीज़ों को लेकर हम क्या करते हैं, लेवल्स बढ़ाते हुए एग्ज़ामों के क्वेश्चन को लेते हुए सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की ओर। तो देखें अगला क्वेश्चंस क्या है। तो देखें अगला क्वेश्चंस क्या है और अगले क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं और देखते हैं। तो देखो एक और बेहतरीन नगमा आपके खिदमत में हाजिर है। तो चलिए देखा जाए, क्वेश्चंस पढ़ते हैं क्या कहा गया है। A father distributed ₹1,20,000 between his 2 sons in such a way that when they attain the age of 18 years, they will get equal amount when the sum invested on simple interest. If the age of one son is 12 years and that of the other is 14 years and the rate of interest is 5% per annum, find the sum of the younger son. क्या कहा गया है, एक पिता ने अपने 2 पुत्रों के बीच 1,20,000 रुपये इस प्रकार वितरित किया कि जब वे 18 वर्ष की आयु के होंगे तो उन्हें समान राशि प्राप्त होगी जब साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि एक पुत्र की आयु 12 वर्ष और दूसरे पुत्र की आयु 14 वर्ष हो और ब्याज की दर 5% वार्षिक ब्याज है तो पूछा गया है कि छोटे बेटे को कितने रुपए दी जाएगी। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले इसके लॉजिक्स पे आते हैं और सवाल को समझते हैं। जैसे कि सवाल में कहा गया है कि दोनों लड़कों को क्या मिलता है, समान राशि मिलती है, यानी जो टोटल अमाउंट है यानी जो टोटल मिश्रधन है वो बराबर बराबर मिलती है। तो चलिए सवाल समझते हैं और देखते हैं।
सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को जाने कि इस तरह के सवालों को करने का लॉजिक क्या होगा। अगर मैं ये मान लूँ कि ये पहला लड़का है जिसे हमने P1 रुपये दिया था और उसे R1% पे दिया था और T1 ईयर्स के लिए दिया था, तो हमारा अमाउंट क्या होगा, A1 इक्वल टू हमारा अमाउंट क्या होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर हमारा जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, P1 इंटू 100 प्लस R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। मैंने आपको ये पढ़ाया है, यानी हमारा जो अमाउंट होगा A1 बराबर क्या होगा, P1 इंटू 100 प्लस R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। ये अगर पहले लड़के को मिलता है, और इसी तरीके से अगर मैंने दूसरे लड़के को भी पैसा दिया है जो कि प्रिंसिपल P2 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है यानी R1% है, या फिर आप इसे R2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर टाइम भी अगर मैं कहूँ T2 ईयर्स है, तो दूसरे लड़के को जो अमाउंट मिलता है वो कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे P2 इंटू 100 प्लस R इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या होगा 100, यानी ये दो चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी, ठीक। अब जैसा कि आप जानते हो कि आपके सवाल में क्या कहा गया है कि दोनों जो अमाउंट है यानी A1 और A2 आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, P1 इंटू 100, P1 इंटू यहाँ पर T1 होगा और यहाँ पर क्या होगा T2 होगा, P1 इंटू 100 प्लस R इंटू T1 बाई 100 इज इक्वल टू क्या मिलेगा दोस्तों, P2 इंटू 100 प्लस R इंटू T2 बाई 100, दोनों आपस में मिलेंगे। तो आप देखोगे यहाँ 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और अब अगर P1 बाई P2 की वैल्यू की जाए तो आपको क्या मिलेगा, 100 प्लस यहाँ पे R1 दे देते हैं और ये क्या था R2 था, ठीक। यहाँ पे R1 दे देते हैं और यहाँ पर क्या था R2 था, तो हमें क्या मिलेगा 100 प्लस R2 T2 बाई 100 प्लस R1 T1। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस एग्ज़ामों में आए और आपसे पूछा जाए कि आपने कितना कितना रुपए जो है दोनों लड़कों के बीच में या कितने लोगों के बीच में डिवाइड किया है, बांटा है, जहां पर आपका अमाउंट यानी मिश्रधन बराबर है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए जो लॉजिक होता है वो क्या होता है, अगर आपने इसे दो पार्ट में बांटा है तो लॉजिक क्या होगी, P1 ये नीचे की ओर है तो 1 बाई क्या होगी 100 प्लस R1 T1 इस टू 1 बाई 100 प्लस R2 T2। देखिए चीज़ें बहुत ही आसान हैं अगर आप समझें, आपको एग्ज़ाम में इतने डेरिवेशंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये लास्ट लॉजिक याद रखिए कि किस तरीके से अगर ये इस तरह के सवाल दिए जाएं तो किस तरीके से आप सवालों को एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे। दोस्तों देखो ये कॉन्सेप्ट बताना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप सीधे सीधे सवाल को बनाते हैं और बिना सोचे समझे बनाते हैं तो जो भी सवाल होगी वो आपको क्या कर सकती है, फंसा सकती है। तो सवाल को ढंग से देखिए और बनाने का लॉजिक भी समझिए कि किस तरीके से दिए गए सवाल को हम कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, कई बच्चों को ये डाउट होगा कि सर यहाँ पे 100 किस तरीके से आया। मैंने ऑलरेडी अपने पहले वीडियो पर सारा कुछ बता चुका हूँ कि किस तरीके से अमाउंट निकलता है, और हमारे सवाल में क्या कहा गया था, अमाउंट भी इक्वल कहा गया था यानी मिश्रधन बराबर कहा गया था। इसलिए मैंने दोनों जगह पर क्या कर दिया, अमाउंट निकाल कर दोनों को बराबर करके क्या कर दिया, वहाँ से सूत्र निकाल लिया कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएँ तो आप सीधे सीधे ये लॉजिक से क्या कर सकते हैं, सवाल बना सकते हैं। तो अब आइए हम अपने सवाल को देखें, हमारे सवाल में क्या कहा गया था। हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखा, अब आइए इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हम अपने सवाल को बनाते हैं। चलिए, तो हमारे सवाल में दो लड़के के बारे में बात की गई थी। तो सबसे फर्स्ट सन यानी ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं सेकंड सन, ठीक। तो पहले कहा गया है 1,20,000 को बांटना था। चलिए, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का जो कहा गया है वो कितना परसेंट कहा गया है दोस्तों, तो हम कहेंगे सर दोनों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है वो 5% कहा गया है। अब अगर समय की बात करें तो टाइम कितना कहा गया है, तो जो पहला लड़का था जो सबसे छोटा वाला वो कितने साल का था, 12 साल का था और 18 साल की एज तक में जाना चाहता था। तो इसका मतलब ये है कि 18 माइनस 12 ईयर्स करते हैं, यानी
उसे जो राशि मिलेगी वो 6 साल के बाद मिलेगी। और जो बड़ा वाला लड़का था जिसकी उम्र कितनी थी, 14 साल थे, तो हम कहेंगे कि 18 माइनस 14 ईयर्स यानी 4 ईयर्स के बाद यानी 4 साल के बाद उसे वो अमाउंट मिलेगी। तो अब हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे पास टाइम है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमने दोनों पर कितने कितने रुपए लगाए थे। तो चलिए निकाल लेते हैं। क्योंकि इसकी एज छोटी है तो ये हमारा क्या होगा, यंगर सन यानी छोटा बेटा, और इसकी एज बड़ी है तो ये हमारा कौन सा होगा, एल्डर सन यानी बड़ा बेटा। ठीक, तो अब आइए हमारे सवाल में क्या कहा गया था, हम सीधे सीधे सवाल ले लेते हैं। यानी यंगर सन इज टू एल्डर, यानी छोटे बेटे को कितनी राशि दी गई है और बड़े बेटे को कितनी दी गई है। तो हमारे पास फॉर्मूला था, क्या था बच्चे, 1/100 प्लस 1/100 प्लस क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, यानी 5 × 6 इस टू यहाँ क्या होगा 1/100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 5 × 4। तो अब अगर हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 120, ये डेटा इधर चली आएगी और ये डेटा इधर चली जाएगी, इस टू 130, यानी 0 0 कट गया। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो रेशियो है वो कितने के बराबर है, 12:13 के बराबर है। यानी जो छोटे बेटे को है वो कितना यूनिट मिला है, 12 यूनिट। जो बड़े बेटे को जो है वो कितना यूनिट मिला है, 13 यूनिट। यानी छोटे बेटे को 12 यूनिट मिला है और बड़े बेटे को कितना मिला है, 13 यूनिट। और इन दोनों वैल्यू को जोड़कर हमारे सवाल में कहा गया है 1,20,000। इन दोनों वैल्यू को जोड़कर हमारे सवाल में कहा गया है कितना, 1,20,000। तो 25 यूनिट की वैल्यू अगर 1,20,000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम कहेंगे 1,20,000 डिवाइडेड बाई 25। और 25 से अगर लास्ट के 2 जीरो को काट दें यानी 100 को काट दे तो 4, यानी वैल्यू कितनी आ रही है 4800। यानी 1 यूनिट के वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर आ रही है, 4800 यानी 48 के बराबर। तो 12 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि छोटे लड़के के बारे में पूछा गया है, तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 4800। तो 0 0 4 96 यहाँ 6 और यहाँ पे 9 48, यानी कितना मिलेगा 57। यानी कितना आ रहा है, छोटे लड़के को जो रुपए दिए गए हैं वो कितने के बराबर है, 57,600 यानी 57,600। यानी क्या होगा हमारा आंसर 57,600। तो उम्मीद करता हूँ सवाल बहुत ढंग से समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से क्या है नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट देते हुए इस सवाल को बताया है कि किस तरीके से आप एग्ज़ाम में बिल्कुल ही समय वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे सीधे किस तरीके से सवाल को बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। देख लीजिए, फिर हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो आइए एक और क्वेश्चन देखें क्या कहा गया है इस क्वेश्चंस पे। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं और समझते हैं। सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों, सवाल पढ़ा जाए। A father left a will of rupees 35 lakhs between his two sons of age 8.5 years and 16 years, such that they may get equal amount when each of them will be age of 21 years. The original amount of rupees 35 lakh has been instructed to be invested at 10% per annum on simple interest. How much money given to the elder son in the will? कहा गया एक पिता ने 8.5 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के बीच 35 लाख रुपए की वसीयत इस तरीके से छोड़ दी कि जब वे प्रत्येक 21 वर्ष के होंगे तो उन्हें समान राशि मिलेगी। 35 लाख रुपए की मूल राशि को साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक ब्याज के दर से निवेश करने का निर्देश दिया गया था। तो ज्ञात करना है कि बड़े लड़के को वसीयत में मिली गई राशि कितने रुपए के बराबर होगी। यानी सीधे सीधे वही सवाल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं हमारे पास जो कहा गया है। तो हम ले लेते हैं यंगर सन यानी छोटा लड़का, और हम ले लेते हैं एल्डर सन यानी बड़े लड़के। यानी अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं छोटे लड़के के बीच के बारे में और बड़े लड़के के बारे में। यहाँ पे कहा गया है छोटे लड़के की उम्र कितनी है 8.5 ईयर्स, यानी 8.5 ईयर्स जो है वो यंगर सन की एज है। और बड़े लड़के यानी एल्डर सन की जो एज है वो कितनी है 16 ईयर्स। और वो जब 21 साल के होंगे तब उन्हें वो वसीयत से दी गई राशि का टोटल अमाउंट क्या होगा, मिलेगा। तो सबसे पहले टाइम की बात करते हैं। सबसे पहले टाइम की बात करते हैं तो 21
माइनस 8.5, तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा दोस्तों? तो हम कहेंगे सर 12.5 ईयर्स, यहाँ ईयर्स कर देते हैं, 12.5 ईयर्स, ठीक। और बड़े लड़के को कितना होगा? तो हम कहेंगे 21 माइनस 16 ईयर्स, तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5 ईयर्स, यानी बड़े लड़के का जो राशि जो से मिलेगी वो कितने साल बाद मिलेगी? 5 साल बाद मिलेगी। अब फिर क्या कहा गया? दोनों केस में कहा गया है कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने के बराबर है? 10% के बराबर है, यानी यहाँ पर भी 10% और यहाँ पर भी 10%। अब सवाल में क्या कहा गया है दोस्तों कि दोनों जगह पर जो दोनों लड़कों को पैसा जो मिलता है वो टोटल अमाउंट यानी जो मिश्र धन है वो बराबर है। यानी हम फिर से उसी लॉजिक वाले क्वेश्चंस पे आ गए जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशंस किया था। तो अब अगर मैं कहूँ यंगर सन और एल्डर सन कि जो प्रिंसिपल का रेशियो यानी मूलधन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? तो आप कहेंगे 1/100 प्लस 12.5 इंटू 10, 12.5 इंटू 10 is to 1/100 प्लस 5 इंटू 10, यानी यहाँ से ये इस ओर और यहाँ से ये इस ओर, तो यहाँ से करेंगे तो क्या मिलेगा? 100 प्लस 125 और यहाँ से करेंगे तो 100 प्लस 50, यानी ये क्या आएगा? 150 और ये क्या आएगा? 225। यानी हमें क्या मिल गया? जो रेशियो मिल गया वो कितने के बराबर मिल गया? 150:225। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आएगा। तो अब अगर मैं इसे काटूं तो ये कट रहा है कितने से? 6 से, और इसे अगर मैं 25 से काटूं तो ये कट रहा है कितने से? 9 से। तो हमारा जो रेशियो आया है वो कितने के बराबर आया है? 6:9 के बराबर आया। और 6:9 यानी पहले पार्ट को यानी जो यंगर सन को दिया गया वो कितना दिया गया है? 6 यूनिट, और जो बड़े लड़के को दिया गया है वो कितना दिया गया है? 9 यूनिट। और इन दोनों को जोड़कर हमारे सवाल में कितने के बराबर कहा गया है? 35 लाख के बराबर कहा गया है। 35 लाख के बराबर कहा गया, यानी 35 लाख के बराबर कहा गया है। तो 6 प्लस 9 यानी 15 यूनिट की वैल्यू 35 लाख, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 35/50, यानी यहाँ से अगर काट दे 5 3 और 7, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 7/3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7/3 होगी तो मुझसे बड़े लड़के का पूछा गया था, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 7/3, तो 3 से 3 कट गया, यानी 7 3 कितना? 20। यानी जो बड़े लड़के को पैसा मिला होगा वो कितने रुपए के बराबर होगी? 21 लाख के बराबर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जामों में मिलते हैं, बहुत ध्यान से देख लीजिए, जहाँ पर आप चाहें तो बड़े आसानी से अपने समय को बचा सकते हैं दोस्तों। मेन चीज़ जो है वो है क्या? कॉन्सेप्ट, यानी किस तरीके से किस सवाल पे आप क्या लॉजिक लगाएंगे, उस पर ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप इस सवाल को बनाते हैं। तो सवाल देख लीजिए, उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इसके बाद हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप एग्ज़ामों में इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से बना सकें और बड़ी आसानी से कर सकें। तो चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की ओर और देखेंगे कि हमारा अगला क्वेश्चंस क्या है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए पढ़ते हैं, सवाल देखें जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए सवाल पे बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। ए पोर्शन ऑफ ₹6,600 इज इन्वेस्टेड एट 5% per annum, while the remaining is invested at 3% per annum on simple interest. If the annual income for the portion earning at the rate 5% per annum is twice that of other portion, what is the total interest we get from the investment after 1 year? कहा गया है 6,600 रुपये के एक हिस्से को 5% वार्षिक ब्याज के दर से निवेश किया जाता है, जबकि शेष को 3% वार्षिक ब्याज के दर से निवेश किया जाता है। यदि 5% वार्षिक ब्याज के दर से कमाई करने वाली हिस्से की वार्षिक आय दूसरे हिस्से की वार्षिक आय से दुगनी है, तो ज्ञात करिए कि 1 वर्ष के बाद निवेश से हमें कुल कितना ब्याज मिलता है। तो चलिए सवाल किस तरीके से कहा गया है कि 6,600 रुपये क्या किया जाता है, 2 जगह पर निवेश की जाती है अलग अलग ब्याज के दर से और एक ही समय के लिए। तो
तो देखा यह जाता है कि जो पहले वाले निवेश पे की गई जो ब्याज है वो क्या है, डबल है। किससे, यानी दोगुना है। किससे, जो दूसरे वाले ब्याज से। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों राशि पर कुल ब्याज हमें कितने रुपए मिलेगी। तो चलिए बिना समय गवाए हम सवाल को बनाते हैं और देखते हैं। तो हमारे सवाल में क्या कहा गया है, 6600 को 2 भाग में बांट दिया जाए। तो चलो बांट देते हैं 2 भाग। यानी पहले वाला अगर x होगा तो दूसरा वाला कितना होगा, 66,000 माइनस x। पहले वाले पर जो हमें ब्याज मिल रहा है वो कितने परसेंट पे मिल रहा है, 5% पे। और दूसरे वाले पर हमें जो ब्याज मिल रहा है वो कितने परसेंट पे मिल रहा है, 3% पे। ठीक है, और पहले वाले पर 5% पे और दूसरे वाले पर कितना, 3% पे, और दोनों का टाइम सेम है। तो हम सीधे सीधे यहाँ से क्या कहेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ से क्या कहेंगे कि x को जब 5% पे लगाया गया है p ईयर्स के लिए, वो बराबर है किसके, 6,600 रुपीज़ को जो लगाया गया है x कितने सालों के लिए, 3% पे t सालों के लिए बराबर है। जबकि ये वाली जो राशि है, ये जो ब्याज है, इससे क्या है, डबल है। तो इससे अगर डबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, जिससे कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी पहले भाग में जो हमें ब्याज मिल रही है वो इतना मिल रही है, दूसरे भाग में जो हमें ब्याज मिल रही है इतनी मिल रही है, और ये बराबर हैं जब ये वाला ब्याज में अगर हम 2 से गुना कर दें, क्योंकि सवाल में कहा ही गया है कि जो पहले वाले भाग से जो ब्याज यानी इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो दूसरे वाले ब्याज से क्या है, डबल है। तो बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो t से t कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, चलिए देख लेते हैं। 5x इक्वल टू 5x इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 6,600 इंटू 6,600 इंटू 6 माइनस 6x। इसको इधर ले लीजिए। तो 11x इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 6,600। यानी यहाँ से अगर आप काट दें तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 600। यानी अगर x की वैल्यू 600 हो गई दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 600 इंटू 6 होगा। यानी यहाँ पे 600 इंटू 6 होगा। यानी हमें यहाँ से क्या मिलेगी, x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलेगी, 3600। यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3600। यानी हमने जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो कितने का किया था, 3600 रुपये की थी। यानी हमने जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो कितने की थी, तो हम कहेंगे 3600 रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी। अगर पहला इन्वेस्टमेंट 3600 का होगा तो दूसरा इन्वेस्टमेंट कितने का होगा दोस्तों, तो हम कहेंगे सर 3000 का। यानी पहला इन्वेस्टमेंट अगर 3600 का है तो दूसरा इन्वेस्टमेंट कितने का होगा, तो हम कहेंगे 3000 का। और हमसे पूछा गया है दोनों पर मिलाकर कुल इंटरेस्ट यानी ब्याज कितना मिलता है। तो चलिए निकाल लेते हैं। 3600 का ब्याज 5% पर 1 साल के लिए, तो ये कट गया। यानी हमें यहाँ से क्या मिला, 180 रुपये, 180 प्लस 3000 रुपये प्लस 3000 रुपये पर 1 सालों के लिए 3% पे डिवाइडेड बाई 100। यानी यहाँ से ये कट गया। यानी हमें और कितना मिलेगा, 90। यानी टोटल मिलाकर जो हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 270, यानी 270 रुपये। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। हर एक चीज़ बहुत ढंग से आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ। तो चलिए आज हम सिंपल इंटरेस्ट का जो वीडियो है यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से हर एक पार्ट को लेते हुए आगे बढ़ा है, समझाया है, हर एक चीज़ बहुत ढंग से क्लियर हुआ होगा। तो इस सिलसिले को हम आगे जारी रखेंगे। आप हमारे चैनल यानी जीनियस क्लब को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को भी दबा के रखिए कि हमारा वीडियो जैसे ही आप तक पहुंचे उस उमंग और उस उत्साह के साथ आप उसे देखें और अपने एग्ज़ाम को क्या करें, क्रैक करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।